Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of March 2023. 22 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना। और 500 लाइक्स का जो टारगेट है वो आप पूरा नहीं करवा रहे हैं, तो वो आप पूरा करवा देंगे तो दैट विल बी गुड। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। एक गारंटी मैं आपको देता हूँ, इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आप 1.5 घंटे 2 घंटे एनालिसिस में कहीं वेस्ट करें, उससे बेटर है कि आप यहाँ 22 से 30 मिनट में सारी चीज़ें देख लेंगे, और वो भी एक अच्छे मतलब कन्विक्शन के साथ समझ लेंगे चीज़ें। कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मैं कम बताऊंगा या चीज़ें नहीं समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इनका आंसर करें। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू हॉर्स शू क्रैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हॉर्स शू क्रैब अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला लिखा है, हॉर्स शू क्रैब्स हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हॉर्स शू क्रैब के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये एक तो आपके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, और दूसरा ये हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम भी मेंटेन करते हैं। एंड दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन को दी नहीं गई थी, है ना, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली रिलेटेड टू आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कल न्यूज में था ये। पहला स्टेटमेंट है कि द कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओनली ऑन क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट हेग, नीदरलैंड्स। थर्ड कह रहा है, इट लैक्स यूनिवर्सल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एंड फोर्थ कह रहा है, स्टेट्स नीड टू बिकम अ पार्टी ऑफ रोम स्टैट्यूट इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द आईसीसी। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शंस आपके सामने है 1 2 3 2 4 1 3 या 2 3 4। अब एक एक करके आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली ऑन क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नहीं है, गलत है, क्योंकि इसमें क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इन चारों के अगेंस्ट उनके पास जुरिडिक्शन रहता है। तो वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट एग्रेशन नहीं रहा इसमें, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। तीसरा भी सही है, क्योंकि यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब कि सारे कंट्रीज, सारे सब कुछ, बट ऐसा नहीं है, जो मेंबर्स है केवल उन्हीं के ऊपर इसका वो रहता है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि लैक करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेट नीड्स टू बिकम अ पार्टी ऑफ रोम स्टैट्यूट इन ऑर्डर टू बिकम मेंबर ऑफ आईसीसी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। तो रोम स्टैट्यूट का मेंबर आपको बनना पड़ेगा अगर आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो 2 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस, डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टारबेरी सेंस वॉज इन न्यूज रिसेंटली। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। स्टारबेरी सेंस आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आर स्पेस मिशन, बी इज हार्ट डिसीज, थर्ड इज क्लाइमेट चेंज, या डी फूड एडल्टरेशन। तो आपको बताना है स्टारबेरी सेंस किससे रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, स्पेस मिशन। आपको मैंने उस दिन बताया था कि ये स्टार सेंसर होता है। सेंसर मतलब कि किसी भी सैटेलाइट को ये पता होना चाहिए कि उसको किधर उसको ओरिएंटेशन रखना है, किधर किस साइड। तो स्टारबेरी सेंस बेसिकली उसी के लिए काम आता है। और मैंने आपको बताया था कि ये रास्पबेरी रास्पबेरी के ऊपर बेस्ड है ना। उसका जो ब्रेन है, रास्पबेरी पाई बोलते हैं उसको, उसके ऊपर बेस्ड है, इसीलिए उसको स्टारबेरी सेंस बोलते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, पीआईबी और दूसरे न्यूज़पेपर्स की जो न्यूज़ आइटम्स है उसको देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है, फिनलैंड ने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी। याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी इंस्टॉल किया है फिनलैंड ने। एंड सैंड बैटरी कैन स्टोर हीट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर months. तो सैंड बैटरी बेसिकली कैन स्टोर हीट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर मंथ्स। अब सैंड बैटरी क्या है? इट इज अ हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज। हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है दैट यूजेस सैंड और सैंड लाइक मटेरियल एज इट्स स्टोरेज मीडियम। तो ये सैंड या सैंड लाइक मटेरियल यूज करता है स्टोरेज मीडियम के लिए। इट स्टोर्स एनर्जी इन द सैंड्स एज हीट। ये क्या करता है? हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर करके रखता है सैंड में। इट्स मेन पर्पज इज टू वर्क
एज अ हाई पावर एंड हाई कैपेसिटी रिजर्वायर फॉर एक्सेस विंड एंड सोलर एनर्जी। ये क्या करेगा, ये एक रिजर्वायर के रूप में काम करेगा एज अ हाई पावर हाई कैपेसिटी रिजर्वायर फॉर एक्सेस wind and power, solar energy, and the energy is stored as heat which can be used to heat homes or to provide hot steam and high temperature process heat to industries, and दिस इज ऑफन यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड ने डेवलप की है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सैंड बैटरी, तो सैंड इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ रिटेनिंग हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, मंथ्स के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। एंड सैंड कैन बी हीटेड अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री। तो इट ऑल्सो हैज मतलब इस कैन बी यूज फॉर हीटिंग वाटर, आप घरों में पानी गर्म करते हैं, इन सब चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एनर्जी लॉस भी इसमें कम होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस भी इसमें कम होता है। तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हीट यूजिंग द सैंड बैटरी। The second news item is 21st मार्च के रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, ये पीआईबी की न्यूज़ थी। 21 मार्च इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस डे होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट मार्क्स द ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस इन शेपरविले, साउथ अफ्रीका। तो शेपरविले नाम की जगह थी साउथ अफ्रीका में, जहां पे 21 मार्च 1960 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान अपार्थाइड के अगेंस्ट जो हो रहा था, और वहां पे पुलिस ने फायर ओपन कर दी और लगभग 69 लोगों की जान ले ली थी। तो शेपरविले नाम की जगह है साउथ अफ्रीका में। 21 मार्च 1960 में अपार्थाइड, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं ना, अपार्थाइड, तो उसके अगेंस्ट बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और 69 लोगों की वहां पे जान ले ली थी पुलिस ने। और ये शेपरविले के इसी दिन को 21 मार्च को इसीलिए माना जाता है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आइटम है आप लोगों के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा 20 मार्च को एक और डे था, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज स्पेशल डे डेडिकेटेड टू स्पैरो। ये स्पैरो डे सोचो एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है डे का जो यूपीएससी ने पूछा है स्पैरो डे का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है, याद रखिएगा। इट इज़ फॉर रेजिंग द अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पैरोज एंड अदर कॉमन वर्ड्स। तो एक्चुअली ये था द साइलेंट स्प्रिंग, आपको याद हो ना, द साइलेंट स्प्रिंग, उसमें बर्ड नहीं आई थी। तो ये भी जो इन्वायरमेंटल चेंज के कारण वहाँ बर्ड्स आना बंद हो गई थी, इस कारण से शायद पूछा रहा होगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आईएनएस सुजाता एक नाम था। एक्चुअली ये न्यूज़ आइटम मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें एक पोर्ट का नाम था, कि वो पोर्ट की लोकेशन आपको बतानी थी मुझे। पूछ सकता है यूपीएससी कल को मैच द कॉलम में, या कहीं पे ऐसे पोर्ट्स लिख दिया और सामने मैच द कॉलम कर दिया, तो ऐसे इसमें आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया का आईएनएस सुजाता है, सदर्न नेवल कमांड का एक शिप है। ये विजिट किया पोर्ट मपूटो। अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्ट मपूटो कहाँ पर है, तो पोर्ट मपूटो इज इन मोजाम्बिक, याद रखिएगा। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत ये गया था यहाँ पे आईएनएस सुजाता। तो पोर्ट मपूटो अगर आपसे कोई पूछे, मपूटो इट इज इन मोजाम्बिक, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा एक 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे था, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो डाउन सिंड्रोम डे के बारे में आपको बता दूं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन होता है, इट इज बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। कई बार एक पर्सन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ पैदा हो जाता है। एंड क्रोमोसोम आप सबको पता है कि एक मतलब पैकेजेस होते हैं, जीन्स के पैकेजेस होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड दे शेप एंड फंक्शन बॉडी, बेबीज बॉडी, एंड डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल। बेबी वैसे 46 क्रोमोसोम्स के साथ ऑन एन एवरेज पैदा होता है, एंड वन ऑफ दिस क्रोमोसोम्स जो 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, कई बार उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, और वही एक्स्ट्रा कॉपी जब आती है इसको हम डाउन सिंड्रोम बेबीज बोलते हैं। दे आर डाउन सिंड्रोम बेबीज। तो याद रखिएगा नंबर कौन सा है, क्रोमोसोम 21। याद रखिएगा एग्जैक्टली क्रोमोसोम 21 में एक्स्ट्रा कॉपी आती है, एंड इसी को ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राइसोमी इज द मेडिकल टर्म। जैसे क्रोमोसोम में दो चीज होती है ना, दो होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर इंटू 2 बोलते हैं, तो हर एक उसमें 2 होते हैं ना, तो इसमें 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी 21। तो इसमें जब डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 भी है, इसीलिए क्योंकि कई बार 21st जो पेयर है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, 21st क्रोमोसोम जो था उसमें एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, एंड इस कारण से जो बेबी का फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सही नहीं हो पाता। वैसे अगर डाउन सिंड्रोम के टाइप्स में बताऊं तो 3 टाइप के होते हैं। एक तो ट्राइसोमी 21 हो गया, एक मोजाइकिज्म हो जाता है, मोजाइकिज्म,
एंड एक तीसरा होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। ट्राइसोमी 21 ने तो आपको बता दिया कि 21 जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 21 में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है ना। तो ये 95% ऑफ द डाउन सिंड्रोम के जो केसेस है उसमें ट्राइसोमी 21 ही होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर दूसरा है मोजाइकिज्म, जिसमें केवल 1% डाउन सिंड्रोम के केसेस होते हैं। एंड ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम के ये भी रेयर होता है, 4% इसमें होते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक पार्ट ट्रांसलोकेट करके किसी दूसरे पार्ट में चला जाता है, मतलब नंबर 46 ही दिखाएगा, है ना, लेकिन उसमें एक पार्ट ट्रांसलोकेट हो जाता है। मतलब एक क्रोमोसोम अगर किसी एक का है तो आधा उसमें रहता है, आधा कहीं और चला जाता है, तो नंबर इसलिए ऐसा रहता है, मिक्स मैच हो जाता है। एंड यही चीज़ आपकी ट्रांसलोकेशन की। तो ये तीनों डाउन सिंड्रोम के टाइप्स हैं, है ना। इसके कुछ सिम्टम्स हैं: मेंटल रिटार्डनेस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, टिल्टेड आईज और फोल्ड्स ऑफ द स्किन अबव द आईज, कार्डियक वीकनेस, excessive flexibility and poor muscle tone. A hand is wide and short or single transverse palmar crease. हिंडर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलने में दिक्कत होती है। स्टंटेड डेवलपमेंट, हाइट शॉर्ट हो जाती है। फ्लैटेंड नोज, प्रोट्रूडिंग फरोड टंग, शॉर्ट नेक, स्मॉल हेड, डाउन सिंड्रोम, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन थेरेपी के थ्रू और उसके थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हो इसके, जैसे फिजिकल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच टंग थेरेपी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इन सब की मदद से आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं बच्चे की। सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग। अब सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली वो चाहता है कि हैंगिंग के अगर आपको अल्टरनेटिव बताने तो आप बताएं। हैंगिंग के अल्टरनेटिव मतलब कि अगर किसी को अगर सजाए मौत देनी है तो उसको कौन से मेथड से दी जाए, कोई अगर ह्यूमेन मेथड हो एग्जीक्यूशन का तो वो बताया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मूट किया आइडिया कि एक कमेटी बना लो, उसके कमेटी के माध्यम से बताओ, ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगा, अब क्योंकि बहुत सारे पिटीशन गए थे कि जो हैंगिंग बाय डेथ बाय हैंगिंग है वो काफ़ी इनह्यूमेन मेथड है और नेक के थ्रू उसमें हैंग किया जाता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा सेक्शन 354 का सबसेक्शन 5 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्शन 354 का सबसेक्शन 5 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि अ पर्सन सेंटेंस्ड टू डेथ शैल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेथ, है ना, शैल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेथ। तो ये सेक्शन 354 का सबसेक्शन 5 बोलता है, ठीक है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट यही देख रही है कि इफ देयर इज अ मोर डिग्निफाइड, लेस पेनफुल, सोशली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर अदर देन डेथ बाय हैंगिंग, ठीक है ना। तो आप दूसरा मेथड बताओ विच शुड हैव 3 qualities: first, more dignified; second, less painful; and third, socially acceptable. So all these things have to be seen. अब इसके लिए हो सकता है maybe a committee is formed and after that it will be decided what is happening in other countries. सारी चीज़ें देख करके मेरे हिसाब से करेंगे and that is the thing which is important. I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, यू कैन वेरी इजीली मूव अहेड, है ना। यहाँ पे मेघालय और असम के बीच में एक डिस्प्यूट है, उस पर डिस्प्यूटेड विलेज है जिस कारण से नाम आ रहा था बार बार। तो यहाँ पे एक विलेज का नाम है मुकरोह, याद रखिएगा मुकरोह, पहले भी ये न्यूज़ में था, है ना, लेकिन फिर से न्यूज़ में आया। तो मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा का कहना है कि मुकरोह जो है वो मेघालय का पार्ट है। इट्स अ विलेज विच इज इन द बॉर्डर ऑफ असम एंड मेघालय, मुकरोह। और वहीं पे कुछ दिन पहले असम ने बोला था कि मुकरोह उनका पार्ट है। मुकरोह या मोइक्रांग, उसको मोइक्रांग बोलते हैं वो लोग असम में, मोइक्रांग मुखरो बोलते हैं। तो याद रखिएगा मुखरो और मोइक्रांग को क्लेम करता है असम भी और मुकरो को क्लेम कर रहा है आपका मेघालय भी। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज जो कि बॉर्डर स्टेट में है। और आप सबको बता दूं कि असम और मेघालय का जो स्टेट है वो बाउंड्री लगभग 1972 से डिस्प्यूट चल रहा है, जब मेघालय को स्टेटहुड मिली थी। असम से ये अलग होकर बनाया गया था, तो इस कारण से ये बहुत पहले से चल रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको आप याद रखेंगे और इस विलेज का नाम भी याद रखेंगे अगर आपसे पूछा तो। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल है एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइना लेड फ्रेमवर्क। अब चाइना लेड फ्रेमवर्क क्यों बोला गया है, क्योंकि 21 फरवरी को चाइना ने एक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। याद रखिएगा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी कि GSI का कंसेप्ट पेपर उन्होंने लॉन्च किया। और इसमें उन्होंने बोला कि ये जो फ्रेमवर्क है इट इज़ टू रिस्टोर पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी स्पेशली इन द एशिया रीजन। तो GSI यानी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया, ताकि एशिया में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है ना। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि GSI के जो प्रिंसिपल्स है चाइना के अकॉर्डिंग वो 5 प्रिंसिपल्स पे काम
करेगा। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, दूसरा है ओपननेस एंड इंक्लूजन, तीसरा है मल्टीलेटरलिज्म, चौथा है म्यूचुअल बेनिफिट एंड पांचवा है होलिस्टिक अप्रोच। तो ये 5 उसके प्रिंसिपल्स बताए हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस एंड इंक्लूजन, मल्टीलेटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट, होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो ये सब चीज़ें जो चल रही है, पहली चीज़ तो ये कि इन सारे प्रिंसिपल को हम चाइना की ही नज़र से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर ने इस आर्टिकल में यही किया, इन 5 प्रिंसिपल्स को एक एक करके चाइना के साथ लिंक कर दिया कि क्या है। तो चाइना आप सबको पता है कि एक अपने आप को एक अल्टरनेटिव लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, यूएस का एक अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, अल्टरनेटिव लीडर के रूप में उतरना चाहता है। लेकिन क्या वाकई में ये हो सकता है, एक एक करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जीएसआई का जो पहला प्रिंसिपल है वो कहता है कि भैया वो पहला प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जब आप बात कर रहे हो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑन द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बट चाइना को अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली वो चाइना ने इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाई है ना। चाइना हैज नेवर फॉलोड एनी ऑफ द इंटरनेशनल लॉज एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंस, एंड दैट इज द रीजन why we cannot say that China is in itself is adhering to that principle। तो जब चाइना खुद ही प्रिंसिपल 1 को नहीं फॉलो कर रहा है तो जीएसआई के थ्रू दूसरों को कैसे फॉलो करेगा। इसके अलावा चाइना ने जो साउथ चाइना सी में और मिलिटराइज किया ये सब चीज़ें, तो आप ये नहीं बोल सकते कि चाइना मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहा है दूसरों को। जब चाइना दूसरों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो चाइना को रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी और जीएसआई के थ्रू कैसे आगे बढ़ाएगा। सेकंड प्रिंसिपल जीएसआई का जो है ओपननेस। ऑथर ने कहा कि ओपननेस आप बोल रहे हो लेकिन एक तरीके से आप ही कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन सबको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो, क्योंकि जब साउथ चाइना सी में आप दूसरी कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपने आपने आइलैंड्स बना रखे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, आर्टिफिशियल विलेजेस बना रखे हैं, तो यहाँ पे आप दूसरों का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो छीन रहे हो ना, इन द एक्सक्लूसिव जोन ऑफ द अदर कंट्रीज। तो ये एक इशू है जो कि ऑथर ने यहाँ पे उठाया कि ये भी एक तरह से वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, और यहाँ पे भी आप ओपननेस को नहीं फॉलो कर रहे हो, अनक्लॉज को आप नहीं मान रहे हो, ओपननेस को नहीं मान रहे हो। तीसरा ऑथर ने कहा है कि जो थर्ड इशू है, प्रिंसिपल है, वो है बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। तो बायलेटरल एंड मल्टीलेटरलिज्म जो बोला है वो कहाँ पर है। ऑथर ने कहा कि चाइना जो है एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये बोल रहा है कि आप मतलब जीएसआई के मेंबर बनो, ये सारी। वहीं पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी में चाइना का, वो कितना ज़्यादा गलत है ना। कहीं वो एक तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के मतलब एट द कॉस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ है ना, दूसरी कंट्रीज के कॉस्ट पे वो इस तरह से कर रहा है। तो ऑथर ने कहा कि ये भी प्रिंसिपल सही नहीं है। फिर चौथा ऑथर ने कहा कि The fourth principle highlights that GSI's prioritization of positive sum cooperation। चौथा प्रिंसिपल जो है जीएसआई का वो हाईलाइट करता है कि एक पॉजिटिव कोऑपरेशन सारी कंट्रीज का होना चाहिए, है ना। लेकिन ऑथर ने वही कहा कि फिर एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी चाइना, अगर आप देखें तो चाइना खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी। एंड इसके अलावा आप वहीं पे दूसरी कंट्रीज को डेट में डाल रहा है चाइना, तो कहाँ पॉजिटिव कोऑपरेशन है, विन विन सिचुएशन कहाँ पर है। विन तो केवल चाइना के लिए, दूसरी कंट्रीज तो डेट में ही रहे। श्रीलंका की आप हालत देखिए, इतनी ज़्यादा डेट पे है कि वो मतलब वो उठ नहीं सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दूसरी कंट्रीज को डेट में डालना है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन होलिस्टिक लाइन, जो लास्ट प्रिंसिपल है होलिस्टिक अप्रोच, तो ऑथर ने वही कहा है कि चाइना हमेशा से मतलब दूसरी ब्रीडिंग ग्राउंड्स को फेड करता आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का, और चाइना उसको फीड करता है। चाइना न केवल उसको फीड कर रहा है, म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी उसको भी चाइना ने फीड किया है। चाइना का इंगेजमेंट ऐसी पावर्स के साथ रहा है जो कि दूसरी कंट्रीज में मतलब वो कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज को कर। और न केवल ये कोविड-19 का पैंडेमिक फैलाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है ना, केमिकल वॉरफेयर एंड ऑल। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जिसको ऑथर ने कहा है कि पूरी तरीके से जो जीएसआई के प्रिंसिपल्स है उन्हीं के धज्जियां उड़ा रहा है चाइना, और दूसरों को बोलता है कि हम आपको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अ ग्रेट मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार, अ ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार, ये दूसरा एडिटोरियल जो आज का हम डिस्कस करेंगे। अब ऑथर ने कहा है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्लियर किया है मेगा प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ नियरली 70,000 करोड़, जो कि सदर्न टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, मतलब निकोबार आइलैंड का पार्ट है ना, ग्रेट निकोबार का जो पार्ट है, वहां पर एक 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चलेगा।
उसको अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है। नीति आयोग जो है वो पायलट कर रही है प्रोजेक्ट को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो इसका प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो एम करता है जो डेवलप एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, दूसरा लगभग गलाथिया बे के पास दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि 4000 पैसेंजर्स को सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग द पीक आवर्स। 450 MVA का गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा एंड एन इको टूरिज्म एंड रेसिडेंशियल टाउनशिप अबाउट 160 स्क्वायर किलोमीटर, एक इको टूरिज्म एंड रेसिडेंशियल टाउनशिप बनाई जाएगी। अब गवर्नमेंट का होप ये है टू स्टैब्लिश ऑफिसेज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बाय क्लियरिंग अबाउट मिलियन ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज पार्ट ऑफ द कोरल रीफ। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है दिस विल बी एट द कॉस्ट ऑफ अ मिलियन ट्रीज, एट अ कॉस्ट ऑफ अ मिलियन ट्रीज, 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटेंगे एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पेड़ है, याद रखिएगा ये भी, एंड लगभग कोरल रीफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिस्ट्रॉय होगा। ऑथर ने कहा इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा क्विक क्लियरेंसेस भी दे दी गई हैं, नीति आयोग ने बहुत जल्दी जल्दी सारी क्लियरेंसेस ले ली एंड क्विक अप्रूवल क्लियरेंसेज एग्जम्पशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है यूनियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कीन है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। पहली चीज ऑथर का ये कहना है कि अभी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसकी पॉपुलेशन 8000 है। एक बार जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो कि पूरे के पूरे अंडमान एंड निकोबार ऊपर से लेकर नीचे तक के चेन की पॉपुलेशन के से भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये अपने आप में बहुत बड़ा इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे। दिस इज अ अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, है ना। तो इसको एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट बोलना है कि मिसनोमर होगा। ऑथर ने कहा ये एक मिसनोमर होगा, इन्वर्टेड कॉमास में होगा। एंड ऑथर ने दूसरा ये भी कहा है कि अब यहाँ पर जब आप जानते हो कि आइलैंड है जो कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1989 में, इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया 2013 में। मोर देन 3/4 ऑफ दिस इज अ ट्राइबल रिजर्व अंडर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स, है ना। तो आप फिर इतने प्रिस्टीन एनवायरनमेंट को, इतने प्रिस्टीन आइलैंड को कमर्शियल हब में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? आप क्यों अंडमान एंड निकोबार को सिंगापुर बनाना चाहते हो? तो ऑथर ने कहा दिस इज नथिंग बट अ इकोसाइड। जैसा जेनोसाइड होता है ना, वैसे ये इकोलॉजिकल सिस्टम का एक इकोसाइड है। दिस इज द थिंग। ऑथर ने कहा कि EIA यानी कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें आपने कह दिया कि हम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेंगे हरियाणा और मध्य प्रदेश में। अब आप सोचो, आपके पास ऑलरेडी अंडमान है, आपके पास ऑलरेडी अंडमान एंड निकोबार जैसा आइलैंड है जो कि ऑलरेडी प्रिस्टीन है, जिसमें कोई इधर उधर की चीजें मिक्स नहीं हुई हैं। वहां से आप पेड़ काट रहे हो और वहां पे आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे, उसकी एक सेरेनिटी चली जाएगी, उस एरिया की पूरा सेंक्टिटी चली जाएगी। और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हरियाणा और मध्य प्रदेश में करोगे। मतलब दिस इज कंप्लीटली अटर इलॉजिकल, अटर नॉनसेंस, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। ऑथर ने कहा कि ये EIA सही से नहीं किया गया। पहली चीज तो ये EIA सही से नहीं किया गया, और दूसरी चीज EIA में एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो नहीं देखा गया, जिसमें कि आप सबको पता है कि ये पूरा जोन जो है रिंग ऑफ फायर के करीब है। यहाँ पर सुनामी का इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे बार बार लैंड ऊपर नीचे होता है। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे EIA में टेरर, ये आपका सॉरी नॉट टेरर, इसमें आपका ट्रेमर्स एंड ऑल, इन सब का कोई वही जिक्र ही नहीं किया गया है। और इसमें कोई भी मतलब रिंग ऑफ फायर का जिक्र नहीं किया गया है, इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स का, टेक्टोनिक एक्टिविटी से कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अब यहाँ पर तीसरा जो आर्टिकल है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात कर रहा है। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्टेट का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि कोझिकोड में आएगा। याद रखिएगा कोझिकोड में आएगा, एंड ये लगभग 2 साल में बन जाएगा। 6 मेगावाट का पावर इसमें जनरेट होगा। देयर आर वैसे तो 100 वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री में, बट ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम आर ऑपरेशनल, है ना। केवल कुछ ही है जो ऑपरेशनल है। ये कोझिकोड का प्रोजेक्ट है, केरला का पहला रहेगा, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या करते हैं? वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कुछ नहीं करते, दे बेसिकली वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स यूज नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट। याद रखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में क्या यूज होता है?
नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट, ठीक है ना, वेट वेस्ट यूज नहीं होता, नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट यूज होता है, नॉन रिसाइक्लेबल मतलब रिसाइक्लेबल भी नहीं यूज होता। तो मतलब पूरा का पूरा आपका वेस्ट है, पहले तो आपको उसको सेग्रीगेट करना है कि ड्राई वेस्ट कौन सा है, वेट वेस्ट कौन सा है, फिर ड्राई वेस्ट में भी रिसाइक्लेबल कौन सा है, नॉन रिसाइक्लेबल कौन सा है, और फिर जो नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट है उसका यूज आप करेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। ये बात समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से भी एक चैलेंज भी आएगा फिर, क्योंकि जो पूरा का पूरा ड्राई वेस्ट है नॉन रिसाइक्लेबल वो केवल 25% है, पूरे वेस्ट जनरेटेड का 25% ही आपका ये लगभग है नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट। तो एक यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज ये है कि जो सॉलिड फ्यूल होता है, नॉर्मल जो सॉलिड फ्यूल आप यूज करते हो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम रहती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब उससे बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी निकलती नहीं है ना, तो जब हीट और एनर्जी निकलेगी नहीं तो कैलोरीफिक वैल्यू कम रहेगी, तो उससे एनर्जी भी कम डेवलप होगी। तो दैट इज द थिंग। दूसरा एक इस इशू इसके साथ ये भी है कि यहाँ पे जो इसकी जनरेशन का कॉस्ट आ रहा है वो पर यूनिट एनर्जी का लगभग 7 से 8 रुपये आ रहा है, 7 से 8 रुपये लगभग आ रहा है पर यूनिट जनरेशन का कॉस्ट। अब ऑथर ने कहा जब पर यूनिट का कॉस्ट 7 से 8 रुपये आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम पे ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स 3 से 4 रुपये में भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी 3 से 4 रुपये में भी जनरेट हो रही है। तो ऑथर ने कहा कि ये कॉस्ट का हमको आधा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो कि मतलब नहीं किए गए हैं, और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बेसिकली कई बार क्या होता है केवल 25% वेस्ट पे काम करते रहते हैं, जिनकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है, एनर्जी जनरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये और एक और चीज़ है कि इसको जो सेटअप करना होता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को, उसमें बहुत सारे बॉडीज़ का सपोर्ट होना चाहिए, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द इशूज़ विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, इफ देयर इज एनी। तो मैं देख लेता हूँ। एंटी सबमरीन वॉरशिप INS एंड्रॉथ लॉन्च्ड। तो INS एंड्रॉथ विच इज सेकेंड इन सीरीज ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, SWC याद रखिएगा, शैलो वाटरक्राफ्ट के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के अंतर्गत 8 आने हैं, उसमें ये सेकंड है, एंड्रोथ इज द सेकंड वन। इसको बनाया किसने, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसने बनाया है। एंड इसमें 3 डीजल ड्राइवर वाटर जेट्स यूज किया गया है। 25 नॉट्स की एनर्जी की मैक्सिमम स्पीड है जो कि ये अचीव कर लेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।